नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच 62 दिन चली चुनावी प्रक्रिया के बाद बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजे आ गए हैं। 3 राज्य बंगाल, केरल और असम में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन तमिलनाडु में डीएमके की सत्ता में वापसी हो रही है। पुडुचेरी में कांटे की टक्कर के बाद एनडीए आगे निकलने में कामयाब रही है। कुल मिलाकर 5 राज्यों का मैंडेट देश की राजनीति के लिए नया संकेत बनकर उभरा है। इस रिजल्ट की रोशनी में हम पार्टीवार नफा नुकसान का आकलन तो करेंगे, साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय राजनीति में इन नतीजों का क्या साइड इफेक्ट दिख सकता है और कोरोना काल में इन नतीजों का जनता पर और पार्टियों पर क्या असर पड़ेगा और आने वाले चुनाव में क्या ये नतीजे कोई फर्क डालेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है खेला होवे, खेला होवे। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का देश की राजनीति पर गहरा असर पड़ने वाला है। असम में भले ही बीजेपी सरकार बचाने और पुडुचेरी में कमल खिलाने में कामयाब रही हो, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में ममता का खेला बीजेपी पर भारी पड़ गया। बंगाल में बीजेपी वैसे तो सीटें बढ़ाने में कामयाब रही, लेकिन सरकार बनाने की सारी उम्मीदें ममता को मिले सहानुभूति वोटों के आगे बिखर गयी। बंगाल में बीजेपी के न आ पाने से टीएमसी को ये कहने का भी मौका मिल गया है कि बंगाल के जनता ने बीजेपी को एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर नकार दिया है। हालांकि बीजेपी प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी ही है। They have to take care also for the democracy. तो আমরা মনে করি গণতন্ত্রের জয় হয়েছে, ভারতবর্ষে বিজেপির ধস নেমেছে। এই ধসই যেন চিরকাল জারি থাকে। আমরা কৃতজ্ঞ মানুষের কাছে। নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ বারবার বলেছেন ডাবল ইঞ্জিন হবে, আমি বারবার বলেছিলাম ডাবল সেঞ্চুরি করব, এবং দেখেছেন কাদেরটা ভুল কাদেরটা ঠিক। वहीं बीजेपी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस और लेफ्ट ने अपनी मट्टी पलीत करा ली। इस चुनाव के बाद लेफ्ट का सितारा तो पूरी तरह से डूबता दिख रहा है। दूसरी तरफ ओवैसी और फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी मुस्लिम वोटों के बल पर खूब कूदे, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि बंगाल का मुस्लिम ममता के साथ है। ओवैसी के सारे प्रत्याशियों की तो जमानत तक जब्त हो गई। वहीं असम में दोबारा सरकार बनाने जा रही बीजेपी ने साबित कर दिया है कि एनआरसी और सीएए के लाख विरोध के बाद भी राज्य का आम मतदाता उसी के साथ है। बीजेपी पुडुचेरी के रास्ते पहली बार दक्षिण के किसी राज्य में सरकार बनाने का कारनामा भी करने जा रही है। हालांकि उसे केरल में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि बीजेपी के लिए दक्षिण का सियासी दरवाजा भी खुल गया है। भारत सरकार ने भी दिल खोल के असम को मदद किया। एक प्रकार में विकास का राजनीति चला, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट चला असम में। और आज जो सफलता बीजेपी, एजीपी और यूपीपीएल का हाथ में आया है, मैं मानता हूं ये विकास का जो राजनीति का एक दौर असम में चालू हुआ। खास बात यह है कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे अगले साल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों की दशा और दिशा भी तय करेंगे। पंजाब छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में जहां बीजेपी के सामने सत्ता बचाए रखने और पंजाब में कमल खिलाने की चुनौती होगी, वहीं अंतर कलह से जूझती कांग्रेस को पंजाब को अपने हाथ से न खिसकने देने के संघर्ष से जूझना है। वहीं यूपी में जातिगत वोटों के भरोसे पर टिके
कमजोर विपक्ष से ज्यादा उम्मीदें नहीं दिख रही, लेकिन मुस्लिम वोटर्स की हमेशा की तरह जीत हार में बड़ी भूमिका होगी। बहरहाल बंगाल चुनाव में खेला होबे का नारा खूब उछला। इसे ममता बनर्जी ने उछाला और पीएम नरेंद्र मोदी समेत दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी खूब खेला। लेकिन बंगाल गौरव के आगे सोनार बांग्ला का नारा कमजोर साबित हुआ और बंगाल की शेरनी ने खेला कर दिखाया। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी को फूटी आंख नहीं देखने वाली पार्टियां 2024 के लिए एकजुट होकर दीदी को अपना नेता कबूल करेंगी? क्या कोई इन सब दलों को जोड़कर अगले 2-3 सालों में एनडीए का विकल्प तैयार कर सकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सवाल यह है कि इन नतीजों का क्या असर होगा और आने वाले समय में इन नतीजों से पार्टियां अपना क्या आगे का प्लान तैयार करेगी और साथ ही साथ जो वादे और जो मुद्दे लेकर चले थे वाकई वो काम आए क्या? खास मेहमान शंकरलाल तिवारी जी, पूर्व विधायक, वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ। स्वागत है शंकरलाल जी आपका। शशांक, नमस्कार भाई साहब। वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी लंबे समय से वो इन चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, बीजेपी नेता हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले किसी भी पॉलिटिकल एंगल पर मैं जाऊं, शशांक शर्मा जी, मैं बाकी राज्यों की बात ना करते हुए पहले असम और बंगाल पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि बंगाल और असम में वहाँ की जनता ने, जो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है, उस पर भरोसा जताया है। लेकिन साथ साथ ये भी देखने वाली बात है कि बंगाल में जिस तरह का चुनाव लड़ा गया, वो चुनाव नहीं था, वो एक तरह से लोकतांत्रिक युद्ध की तरह पे उसको लड़ा गया और ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें बढ़ाई, लेकिन वो जितनी उनकी उम्मीद थी, हमारी भी उम्मीद थी कि 100-110 के आसपास तक जाएगी, तो वो वहां तक भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन विजय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी जो 1952 से लेके 2011 तक ये दो ही पार्टियों ने जहां पर शासन किया, लगातार 4 बार कांग्रेस, उसके बाद लगातार 1977 से 2011 तक वाम दल, और ये दो बड़ी शक्ति आपस में मिलकर भी वहां एक सीट नहीं ले पाई। ये मुझे लगता है कि भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी घटना है और इस पर आने वाले समय में चर्चा होगी। असम में भी मैं इस बात के लिए कहूंगा कि वहां पर भी AIUDF के साथ में गठबंधन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं है असम, कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं को तोड़कर भाजपा ने एक तरह से अपने पक्ष में पिछले 2016 में उसको हासिल किया था। ऐसा माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी वापस इस बार उसको अपने सत्ता में आ जाएगी और उसके लिए उन्होंने गठबंधन भी किया। तमाम समीकरण के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का वहां पर हार जाना, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए, देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के लिए उचित नहीं है। ये देश के लिए, राजनीति के लिए भी उचित नहीं है। तो ये मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण दोनों प्रदेशों को लेकर परिणाम है। नहीं, लेकिन वो एक नारा था, सोनार बांग्ला और 2 मई दीदी गई, उस पर कहीं ना कहीं मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, साथ ही साथ तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता, और आज का नहीं, लंबे समय का संघर्ष था। कैलाश विजयवर्गीय, JP नड्डा, पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनको कमान सौंपी गई, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, संघ और बाकी बीजेपी के अनुषांगिक संगठन सब लगे रहे वहां। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जितनी ताकत के साथ वहां पर चुनाव लड़ सकती थी, उतनी ताकत से वहां पर उसने चुनाव लड़ा। लेकिन इसके पहले मैंने आपके जिस प्रश्न का उत्तर दिया और मैंने बंगाल में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का सफाया की मैंने बात की, उसमें 2 समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना पड़ेगा। एक तो ये था कि पूरा का पूरा जो वाम और कांग्रेस का वोट बैंक है, वो हम जैसे एक बात तो यहाँ मैं पूरा समझ लूं, क्योंकि एक लंबा 1 घंटे का हमारा डिबेट है, मैं बाकी मेहमानों के पास भी चलूंगा। एक पूर्णतः समझ लूं कि जो अल्पसंख्यकों का जो मैंडेट था वो पूर्णतः 100% TMC के साथ रहा।
विजय जी, मैं आपको यही बात कहना चाह रहा था। वो दो बात में दूसरी बात आपने कह दी। पहली बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी और वाम दल हैं, उनका वोट बैंक ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट करेगा, वो एक्चुअल में ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। और दूसरी बात आपने कह दी, ये जो है इस चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाया है। जी सुंदरानी जी, जब भी बीजेपी चुनाव लड़ती है, क्योंकि आप बीजेपी में आए उससे पहले संघ में भी रहे, बीजेपी को बहुत एक अच्छे कार्यकर्ता आप रहे, कार्यकर्ता के साथ साथ आप एक अच्छे नेता भी हैं बीजेपी के। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना यहाँ चाह रहा हूँ कि जब भी चुनाव होता है, बीजेपी की अपनी एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो कोई नई पार्टी नहीं है, एक लंबा समय उसने जनता के बीच गुजारा है। वो जहाँ भी जाती है जनता के मन को टटोलती है, पहले जनता के मन को समझती है, मिट्टी की खुशबू को समझती है। मैं ये समझ रहा हूँ फिलहाल कि सब कुछ ठीक था, सब कुछ समझा, लेकिन एक प्रॉपर फिलहाल कोरोना की भाषा में कहूँ कि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, मरीज अभी भी वेंटिलेटर पर ही है। देखिए पंड्या जी, पर्याप्त ऑक्सीजन मिला है। देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में एक राज्य भर असम हमारे पास था। हमने असम की स्थिति को यथावत रखा, पौंडीचेरी को हमने छीना है। बंगाल में हम 3 से 75 और 80 के बीच का फिगर चल रहा है, हमने ये सीटें प्राप्त किए। 3 सीटें हमारे पास थी, लेकिन पता नहीं क्यों राष्ट्रीय परिदृश्य पर यह बार बार दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में खोया है। हम असम की बात नहीं सर, मैं माफी चाहता हूँ, रुकता हूँ। मैं ये राष्ट्रीय परिदृश्य पर या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में या IBC 24 की ऐसी कोई भी मंशा नहीं है सर। मैं तो आपके सामने खुले तौर पर कह दूं, बंगाल में बीजेपी का इतिहास सुन लीजिए आप। नहीं, मैं आपकी मंशा पे सवाल नहीं कर रहा हूं। 2001 एक भी विधायक नहीं, 2006 एक भी विधायक नहीं, 2011 एक भी विधायक नहीं, 2016 3 विधायक थे, और 2021 साहब आप 80+ चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी तो समझने की कोशिश कीजिए, कोई आपकी पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं था वहां। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी ने काम नहीं किया, पूरा फोकस था आपका सर, शाम दाम दंड भेद सब चला वहां। आपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी खोया। निश्चित रूप से मैं आपको पंड्या जी बताना चाहूंगा कि ये चुनाव का 2 प्रकार का मामला था। एक तो हिंसा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जान से मारा गया, हिंसा की गई। दूसरी ओर प्रशासन तंत्र जो था वो TMC के साथ था। तीसरी बात जो हुई, कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा के जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ वो सारे के सारे TMC में शिफ्ट हुए। अगर वे मतदाता शिफ्ट नहीं होते तो TMC की पोजीशन 100 के नीचे होती और भारतीय जनता पार्टी। लास्ट सवाल आपसे पूछता हूं और उसके बाद मैं तिवारी जी के पास चलूंगा। तिवारी जी, मैं आपसे पूछता हूं जी, सुंदरानी जी आपसे, फिर तिवारी जी के पास जाऊंगा। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा यह था कि आपको लगता है कि लास्ट फेज में जो चुनाव हुए हैं, जो लास्ट फेज था, आखिरी फेज था, उसमें कोरोना का प्रभाव दिखा, या जनता कोरोना के माध्यम से बितकी, या जो पूरे देश में तांडव चल रहा था कहीं ना कहीं उसका प्रकोप जो है वो आपकी पार्टी को भी झेलना पड़ा? देखिए पंड्या जी, जब हम कहीं जीतते हैं ना, वहां पे हमारी कोई कमजोरी नजर नहीं आती। जहां हारते हैं तो 4 कारण बन जाते हैं, हार के कई सारे कारण हो जाते हैं, जीत का कोई कारण नहीं होता। लेकिन हम तो बंगाल में जीते हैं ना, हम तो 3 सीट पे थे। आज इतनी बड़ी संख्या में बड़े बहुमत के साथ हम विपक्षी दल के रूप में आज तीसरा कोई वहां पे विकल्प नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी और TMC के बीच में सीधी लड़ाई हो गई। हम लोग 80 के आसपास जीतने में कामयाब हुए। पूरी पार्टी वहां उधर गई थी, वित्त प्रधानमंत्री। नहीं ठीक है, नहीं देखिए, हम हर चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं। हर चुनाव को हमारी पार्टी, सारे नेता बहुत चुनौती लेते हैं, चुनौती से लड़ते हैं। हमने जिस प्रकार बंगाल का चुनाव लड़ा, जो आपका था पौंडीचेरी आसाम और बंगाल में ही था, बहुत ज्यादा दूसरी जगह फोकस नहीं दिखा। केरला में इतना ज्यादा फोकस नहीं दिखा। नहीं,
नहीं, केरल में हमारी संभावनाएं कम थी, इसलिए केरल में उतना फोकस नहीं दिखा। और चूंकि तंत्र का भी पूरा उपयोग जो था कि निगाहें जो थी वो बंगाल के ऊपर थी। पर सर उनको फर्क क्या पड़ा? वो तो 213 पर थे, 216 हो गए, तो उनको तो सीट ज्यादा ही मिली। अब आप कह देंगे उनसे, उनकी सीटों से हमें कोई लेना देना नहीं, हमारी सीटें बढ़ गई। दो बातें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष, पंड्या जी हमारे साथ 2+ हुए। एक, हम 3 सीटों से 80 के आसपास पहुंचे। दूसरा प्लस ये हुआ कि आपने कहा था कि ममता बनर्जी हारेगी। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, इस पर मैं शशांक शर्मा साहब का भी रिएक्शन चाहूंगा, फिर उसके बाद शंकरलाल तिवारी जी के पास चलूंगा। ये तो वो हो गया शशांक जी कि पीएससी परीक्षा तो पास कर ली है, लेकिन अभी क्या है, फिलहाल उस पर कोर्ट का स्टे आ गया है, यानी कि हम जीत तो गए हैं लेकिन खुशी उतनी नहीं है। नहीं, देखिए विजय जी, मुझे लगता है सुनाने की जो बात कह रहे हैं ना, उसमें एक विषय वो नहीं कह पा रहे हैं। वो ये है कि आज भारतीय राजनीति में बीजेपी बनाम ऑल हो गया है। तो जब ऐसा लगा कि अगर बंगाल का किला ढह गया और ये बंगाल किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आ गया, तो पूरे देश की राजनीति पर इसका बहुत प्रतिकूल असर विपक्ष की राजनीति पर पड़ेगा। मुझे लगता है शायद इस कारण पूरा विपक्ष जो है ना वो एकजुट हो गया और बीजेपी को किसी भी स्तर पर बंगाल में जीतने नहीं देना है, इस रणनीति पर उन्होंने काम किया। भले उन्होंने, मतलब एक तरह से देखा जाए तो अपने शहादत देकर वाम दल और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को आने से रोक दिया। ये एक तरह का राजनीतिक प्रयोग भी हो सकता है जो आने वाले समय में इसको राष्ट्रव्यापी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जी, शंकरलाल तिवारी जी, मैं आपको बंगाल और इस पर भी बात करूंगा, असम पर, पौंडुचेरी पर, केरल पर और तमिलनाडु पर, लेकिन सबसे पहले आपके ही प्रदेश की बात कर लेता हूं। ये क्या हो गया दमोह में? दमोह में मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दमोह में जो चुनाव हुए उस चुनाव में और सारे प्रयासों के बावजूद हम मतदाता को और अपनी तरफ खींच नहीं पाए, बांध नहीं पाए। अब मतदाता सर क्या पकड़ कर लाएंगे क्या? सर मेरी बात सुनिए, मतदाता को आप खींच नहीं पाए तो ना तो उन्हें पकड़ कर ला सकते, ना गाड़ी में बिठा कर ला सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, कोरोना चल रहा था। ऐसे समय में राहुल सिंह लोधी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए। वहां जनता के बीच पहले से आक्रोश, उसके ऊपर आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत मलैया, पूर्व मंत्री, वहां उनका अपना दबदबा। अब उनके ऊपर राहुल लोधी, सवाल यह है कि कैसे अपनी सत्ता और अपनी जमीन कोई खोने देगा? नहीं, मैं इस संबंध में तो नहीं कहूंगा, पार्टी विचार करेगी हार के कारणों का, पर कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हो वहां की राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी पृष्ठभूमि बन गई थी जिस पृष्ठभूमि के कारण सारे प्रयासों के बावजूद मुख्यमंत्री जी ने वहां अपने आप को झोंका, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने आप को झोंका, और कुछ राजनीतिक स्थितियां ऐसी थी जिनका फायदा कांग्रेस को मिला है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये तात्कालिक है, सतही तौर पर है, इससे भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार को कहीं कोई अंतर पड़ना नहीं है। सर अंतर नहीं पड़ता तो चुनाव नहीं होता। मैं जब भी किसी भी बीजेपी के व्यक्ति से बात कर रहा हूं दमोह के चुनाव को लेकर, तो वो यही कह रहे हैं इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे फर्क नहीं पड़ेगा तो चुनाव बाद में करा लेते, क्यों जनता को चुनाव में झोंका कोरोना काल में? नहीं, आप देखिए, आप बहुत विद्वान हमारे एंकर हैं, आप देखिए चुनाव जो है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं कराते। मैं वही बात समझ रहा हूं। आयोग के अब आपने पॉइंट की बात कही कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनाव नहीं कराते। सारी पार्टियों ने बंगाल में लास्ट फेज के चुनाव से पहले उनसे कहा था कि सर ये चुनाव एक साथ करवा लीजिए, सर अभी कोरोना काल है, इस समय चुनाव मत करवाइए। उससे पहले भी ये बात हुई थी, लेकिन कोई नहीं माना। जब सारी पार्टियां एकजुट होकर कह रही है चुनाव आयोग से, तो फिर किसकी सुनेंगे? देखिए, चुनाव जब शुरुआत हुआ था, चुनाव की जब अधिसूचना जारी की चुनाव आयोग ने, उस समय कोरोना की इतनी भयावह और हाहाकारी स्थिति नहीं थी, परंतु चुनाव घोषणा के बाद जब चुनाव जवानी पे पहुंचा तो निश्चित रूप से कोरोना का प्रयास डरावना और संख्यात्मक दृष्टि से इतना गतिवान रहा कि अंतिम चरण में, आप याद करिए, अंतिम चरण में
राहुल जी ने कहा कि हम रैली नहीं करेंगे। आज उसका कारण समझ में आ रहा है। पहले तो लगा कि वो कोरोना पीड़ित हो गए हैं और इसलिए उनने रैली कैंसिल की, पर आज ये साफ स्पष्ट हो रहा, जब अभी पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि सत्य ये था कि विपक्षी दलों ने समझ लिया था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठापित होने जा रही है, वहां वो सरकार बना लेगी, और इसलिए राहुल गांधी ने अपनी रैली रद्द की, क्योंकि राहुल और वामपंथियों का आपसी समझौता हो गया था ममता से, और वो सोच बैठे थे कि हम एक आंख हमारी फूट जाए तो फूट जाए, पर हम बीजेपी का असगुन जरूर करके मानेंगे। और उसी का नतीजा था कि राहुल ने रैली कैंसिल की, वामपंथियों का और राहुल का वोट डाइवर्ट हुआ। चुनाव के अंतिम चरण में जब ममता जी ने कहा कि एक चरण में करा लिए जाए, तो आप एक बात समझिए, इसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या करते थे? चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद, चुनाव प्रारंभ होने के बाद, इसमें बहुत न्यायालयों का भी दखल नहीं हो पाता है, और यह चुनाव आयोग का काम था एक चरण में कराना या 4 चरण में कराना या 7 चरण में कराना। अब ममता जी की भाषा ये हो सकती है राजनीतिक रूप से कि एक चरण में करा लिया जाए, और जो उन्होंने मांग की थी वो चुनाव आयोग से की थी, और चुनाव आयोग ने व्यवस्था की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, और जिस ढंग से वहां सीआरपीएफ पर हमले हो रहे थे, पोलिंगों को लूटने का प्रयास हो रहा था, जिस तरह से वहां खुलेआम हिंसा और कत्लेआम का वातावरण बन रहा था, उस स्थिति में चुनाव आयोग से आखिरी समय में सिर्फ नेक पूरा करने के लिए ममता जी ने कहा कि एक चरण में ये सारे चुनाव करा लीजिए। उसे उचित और संभव चुनाव आयोग की मिशनरी ने नहीं माना। दमोह चुनाव की अगर मैं बात करूं, चलिए वहां की बात आप कह रहे हैं, तमाम तरह के आपने वहां प्रश्न खड़े कर दिए शंकर लाल जी, लेकिन दमोह चुनाव में कमान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संभाल रखी थी, और कांग्रेस की तरफ से मैंने देखा कि बहुत बड़ा कोई नेता वहां आ जाए चले जाए, बहुत ज्यादा सभाएं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, एकमात्र इकलौता उपचुनाव था, और इसलिए यहाँ पर जैसा कि अभी आप पूर्व चर्चा कर रहे थे, आपसे यहाँ पर बड़े नेताओं काल का चुनाव था। आपको पता है कि सोशल मीडिया पर और बाकी मैसेजेस, जो भी आप सोशल मीडिया जिसे भी समझते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिसको भी समझते हो, जिस पे भी आप रहते हो, आपको पता है कि इस पूरे चुनाव के कारण जनता क्या रिएक्शन दे रही थी? मैं सोच रहा हूं कि इसमें बीजेपी या बीजेपी के मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है। आप इस बात को जरा सा बैलेंस करके तुलनात्मक देखिए। चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद, पर्चा भरा जाने के बाद, चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद जो भी कर सकता था चुनाव आयोग कर सकता था। हमारे सामने तो सिर्फ एक ही बात थी कि जो भी संसाधन थे, जो भी तरीके थे, हम प्रचार करें, प्रसार करें और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे, और वो हमारे को करना था, वो हमने किया। अब हार और जीत की बात जहां तक है, तो कई बार स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक परिस्थितियां भी होती हैं जो चुनाव को प्रभावित करती हैं, और मुझे लगता है दमोह का चुनाव उन्हीं तमाम बातों से प्रभावित हुआ। ठीक है, ये दमोह की मैंने बात करी, रोक रहा हूं आपको। सुंदरानी साहब, एक बात जरा बता दीजिए कि जब पश्चिम बंगाल की बात आती है तो तमाम तरह के एक्सक्यूज बीजेपी के पास रहेंगे, लेकिन अगर मैं असम की बात करूं तो ऐसा क्या मुद्दा था जिसने आपको जीत दी? क्योंकि छत्तीसगढ़ की तरफ से भी पूरा फोर्स लगा हुआ था, छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी पूरी तरह से लगी हुई थी। देखिए पंड्या जी, मैं निश्चित रूप से उसी बात पे आ रहा था। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेता कांग्रेस के, माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड की यहाँ दूसरी लहर आई हुई थी, उसको छोड़ के असम में लगे हुए थे। और असम में अगर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है तो सिर्फ एकमात्र ये था एजेंडा, विकास का एजेंडा, जहाँ पे विकास के मुद्दे पे हम लड़े, 5 साल की सरकार की उपलब्धियों पे हम चुनाव लड़े, और निश्चित रूप से सांप्रदायिक वातावरण कांग्रेस की तरफ से देने का काम किया। जो भी मुद्दे कांग्रेस ने वहाँ पे उठाए वो निश्चित रूप से जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया, और विकास के एजेंडे को जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में असम में किया था, मैं तो कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों की परवाह किए बिना वहाँ पे लगे रहे। अब तो नैतिकता के आधार पर उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि उनकी हार हुई है। वो लगातार असम में लगे रहे और ऐसा माहौल बना दिया था कि मानो वो दूसरा छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है।
तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के नेता वहां पे गए थे, कमांड संभाल के बैठे थे, उनको भी इस पे अपनी बात रखनी चाहिए और नैतिकता के आधार पे हार को स्वीकार करना चाहिए। जी शशांक जी, छत्तीसगढ़ से भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी थे जो गए थे और दोनों पार्टियों ने कोशिश की थी कि वहाँ चुनाव जो है वो जीत की तरफ बढ़े, अपनी अपनी पार्टी को जीत दिलाएं। लेकिन आपको बीजेपी की जीत का क्या कारण लगता है वहाँ, कि ये एक फैक्टर रहा या वाकई जो उनके वचन पत्र में थे या उनके जो संकल्प पत्र में जो चीज़ें थी दोनों पार्टियों की वो मजबूत थी, या जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को इसलिए मैंडेट दिया क्योंकि सवाल ये था वहाँ के मजदूरों का, चाय बागानों का, और एक महत्वपूर्ण बात ये कि बीजेपी दूसरी बार, जितना मैं सही हूँ, आप अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा, दूसरी बार किसी नॉन कांग्रेस पार्टी ने आसाम में जीत हासिल की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ आसाम नहीं है, लेकिन तरुण गोगोई जो वहां 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर से कोई ऐसा नेतृत्व आसाम में खड़ा नहीं हो पाया जिसके बलबूते, जिसके चेहरे और जिसके नाम से आसाम में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकी। मुझे एक्चुअल में चिंता यही है कि कांग्रेस पार्टी का जिस तरह का राजनीतिक रवैया है पिछले 2-2.5 वर्षों से, आज पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। आज पार्टी के जितने राज्य इकाइयां हैं उनकी हाल बदतर होती जा रही है। वो जो गंभीरता राजनीतिक होनी चाहिए वो राजनीतिक गंभीरता नहीं। दूसरी तरफ हम जनता को मूर्ख समझते हैं। एक तरफ उसी वामपंथियों के खिलाफ में केरल में चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उसी वामपंथियों के साथ में आप असम में गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। फिर आपने जैसे ही AIUDF के साथ समझौता किया, वहां आपने खुद ही अपने मतों का पोलराइजेशन कर लिया और वो मामला जो है वो वहां जनता के अंदर में एक धर्म और सांप्रदायिक आधार पर चुनाव हो गए। ये ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण मैं मानता हूं कि असम में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह असफलता है, और ये मैं कांग्रेस की बहुत बुरी तरह असफलता मानता हूं क्योंकि आपने एक तरह से तश्तरी में रखकर भारतीय जनता पार्टी को वहां की सत्ता परोस दी। वहां की जनता चाहती थी, आपने बेवजह NRC और बेवजह आप जो सिटीजनशिप बिल है, क्योंकि ये 1986 में आप ही के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के असम समझौते का हिस्सा है। आप बेवजह केवल वोट बैंक कुछ वर्ग को खुश करने के लिए आपने जो वहां पर बयानबाजी की, मुझे लगता है वहां पे मिसफील्डिंग की गई, उसकी स्ट्रेटेजी सही नहीं थी, नेतृत्व नहीं था और सेल्फ गोल कांग्रेस ने जो किया हार हुई है। जी चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं और ब्रेक के बाद तिवारी जी आपसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा कि बिकाऊ या टिकाऊ क्या चाहती थी दमोह की जनता। और सवाल ये कि ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पहले जिस तरह से वो व्हील चेयर पर आई, व्हील चेयर से उठ गई, सीधा वो खड़ी हुई, बड़ी मजबूती से उन्होंने बात की। हालांकि उनके चुनावी नतीजों का अभी जो है वो थोड़ा सा मसला अटका हुआ है, वो कैसे सुधरता है कैसे, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। चुनाव आयोग भी लगा हुआ है, रिकाउंटिंग की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने कही, बहुत मजबूत बातें उन्होंने अपने मंच से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा जनता ने TMC पर भरोसा जिताया, कोरोना काल में आप बाहर निकले, आपने वोट दिया, और सवाल ये था कि बाहरी और बंगाली इस मुद्दे को लेकर चुनाव इस कदर रस्साकशी में हुआ कि वाकई वहाँ के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर नतीजा क्या होगा। जरा मैं बात करूंगा शशांक शर्मा जी से। शशांक जी, एक समय ऐसा लग रहा था कि बीजेपी, तमाम बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पंडित हैं, या जो लंबे समय से बंगाल की राजनीति को समझते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक माइंडसेट ये था कि बीजेपी लीड कर जाएगी, बीजेपी यहाँ सरकार बना देगी। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल मैंने आपको जो आपके पहले सवाल के जवाब में कहा कि किस प्रकार से सारे राजनीतिक पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास किया, उसका एक तो उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उन लोगों ने यह तय कर लिया कि वो बंगाल में चुनाव प्रचार करने ही नहीं जाएंगे। शुरू के 3 चरणों में जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने चुनाव प्रचार ही नहीं किया, यानी एक तरह से वॉकओवर दे दिया। दूसरा, आखिरी के जो 2 चरण है उसमें भी एक तरह का खेला हुआ है।
और मुझे लगता है जहां जहां वामपंथी मजबूत थे उन लोगों ने अपने सारे वोट बैंक को शिफ्ट करवाया। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में यही वामपंथी जो वोट बैंक था वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ था, जिसके कारण 16 लोकसभा की सीटें जीती थी। लेकिन इस समय वो ठीक रिवर्स हुआ है। उसका कारण मैंने बताया है कि ये पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए भाजपा को किसी तरह से रोका जाए, इस रणनीति पर काम हुआ। विजय जी, एक विषय था जो मैं उस समय मेरे से छूट गया था। एक विषय बार बार आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो नेता है, जो बुद्धिजीवी है, उनकी रुचि असम के चुनाव में बहुत ज्यादा क्यों थी। दरअसल मैं आपको एक विषय शेयर करना चाहता हूं कि असम में जो डिब्रूगढ़ का जिला है या जो वहां के चाय बागान के क्षेत्र है, वहां पर छत्तीसगढ़ के लोग आज से 100 साल से 150 साल पहले जाकर बसे हुए हैं। और ऐसे जो असम में रहने वाले छत्तीसगढ़िया हैं, इनकी संख्या 15 लाख से अधिक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रदेश अध्यक्ष थे वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और वहां कई सांसद और विधायक छत्तीसगढ़ के हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की रणनीति थी कि छत्तीसगढ़ के लोगों को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को ले जाके छत्तीसगढ़ के वोटर्स जो वहां पर हैं, जो असमवासी छत्तीसगढ़िया जिसको आप कह सकते हैं, एनआरसी कह सकते हैं, नॉन रेजिडेंट छत्तीसगढ़िया, उनको प्रभावित करने का प्रयास किया। इसलिए एक आपको ज्यादा सक्रियता छत्तीसगढ़ की वहां पर दिखाई दी। जी, यानी कि 36 विधानसभा क्षेत्रों में 11 रोड शो और तमाम तरह की बातें जो हो रही थी वो भी थी। और अब इस पर मैं जरा रिएक्शन लेता हूं सुंदरानी साहब का। सुंदरानी साहब, अगर कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिस मजबूती के साथ लगी थी, अगर वो वहाँ पास आउट हो जाती, वो अपने उन मुद्दों के साथ जो छत्तीसगढ़ियावाद की बात उन्होंने कही, जो संस्कृतिवाद की बात उन्होंने कही थी छत्तीसगढ़ में, और जिस मुद्दे को लेकर वो सरकार में आए थे, और जो मजदूरों के लिए काम करने की बात थी, और जिन किसानों को उनकी राशि की बात कही गई थी, लगभग मैं समझता हूँ 2 या 4 हज़ार का, मैं भूल रहा हूँ उस चीज़ को, मैं फिर उसको रिकाउंटर करूँगा। लेकिन वो सारा खेल, क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण बात शशांक जी ने कही कि 15 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ हैं, तो एक बड़ा वर्ग है, ये वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो ये क्यों नहीं गया? और आप लोगों ने इनके साथ ऐसा क्या सद्भाव किया कि ये आपके साथ आ गए? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पे वहां के मतदाताओं का भरोसा था। और जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने वहां छत्तीसगढ़ को लेकर बड़े बड़े दावे किए, और हमारे यहाँ से डॉक्टर रमन सिंह जी गए और बहुत सारे नेता गए, उन्होंने इस बात को साफ किया जनता के बीच में कि 36 वादे, जो बड़े वादे किए थे कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, उसमें से 1-2 वादों को छोड़ के बाकी किसी वादे पे काम नहीं किया गया। ये बुलावे में रखते हैं, न ये विकास करते हैं, ये सारी बातें। लेकिन इस सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे वहां के लोगों ने विश्वास किया, भूपेश बघेल और उनकी टीम पे विश्वास नहीं किया। पंड्या जी। शंकरलाल तिवारी जी, मैं एक सवाल छोड़कर गया था आपके पास, बिकाऊ या टिकाऊ? बिकाऊ और टिकाऊ के मामले को तो मैं नहीं मानता हूँ बहुत असरदार, इसलिए कि बिकाऊ, टिकाऊ, गद्दार और ये सारे भाषा और इस बिंदु पर, इस मुद्दे पर ऑलरेडी मध्य प्रदेश के अंदर पिछले समय उपचुनाव आप सबने देखे कराए, और उन उपचुनावों में एक चली हुई कारतूस थी, खाली खोखा था। पर यहाँ पर स्थितियाँ, स्थानीय जिले की राजनीतिक परिस्थितियाँ ही मुझे लग रहा है कुछ अधिक असरकारी नहीं, क्योंकि बिकाऊ टिकाऊ का अगर सवाल होता तो मध्य प्रदेश के अंदर जो 22-26 सीटों में चुनाव हुए थे, वहां भी वो सवाल टिकता। कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने उन उपचुनाव में भी इसी एकमात्र बात को लेकर के, और वहां हम गए। हम दमोह में स्थिर सरकार, अस्थायी सरकार, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे थे, और इस कारण मैं ऐसा मानता हूँ कि अकेले बिकाऊ टिकाऊ पर जनता का कोई मामला नहीं था। ये वहाँ के स्थानीय कारण ही रहे, जिन स्थानीय कारणों से, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री से। जी, जरा बंगाल चुनाव पर भी आपका फोकस लूंगा। चलिए, आपने वहाँ वो कमी ढकने की पूरी कोशिश की है। देश में दीदी का कद बड़ा है क्या? क्योंकि जो सीधी फाइट हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी बड़े नेता वहाँ पहुँच रहे थे, सीधा हमला ममता बनर्जी पर था,
उनका सीधा कटाक्ष उन पर था, सीधा उनके साथ फाइट थी। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी बयान थे वो सिर्फ ममता बनर्जी पर थे, और ममता बनर्जी के जितने भी बयान थे प्रधानमंत्री पर थे, और साथ ही साथ ये भी था कि बाहरी नहीं चलेगा। तो एक चीज तो आप ये समझ लीजिए कि क्या आपने बैठे बिठाए एक और राष्ट्रीय नेता पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया उसको, माफी चाहता हूं मैं इस शब्द के लिए, कि एक राष्ट्रीय नेता को एक कद बड़ा कर दिया उनका? नहीं, आप कुछ हद तक से पर राष्ट्रीय नेता बनना अलग बात है और कद बड़ा होना अलग बात है। मैं आपको अलग इस विषय पे बता रहा हूँ कि एक बात समझिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी रही है वो निरंतर जो है तो ध्वस्त होती चली गई, कमजोर होती चली गई, और आज उसकी स्थिति बिल्कुल नगण्य सी हो गई है देश के अंदर। अब इस स्थिति में हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ बेटी बेटों की पार्टी, यहाँ व्यक्ति की पार्टी और चली है। बंगाल में आप कह रहे हो कि मोदी जी ने टारगेट किया ममता जी को, वो कोई पार्टी है नहीं, व्यक्तिगत पार्टी है भतीजे की और ममता जी की। भतीजा और ममता जी के अलावा बाकी पार्टी के लोगों ने उस पार्टी को छोड़ा भी है कह करके। सर, ये पार्टी आपने भी जीत के लिए, क्योंकि आप कई बार से वहां चुनाव लड़ रही थी आपकी पार्टी, आपको भी जीत के लिए वही करना पड़ा, वहां के लोगों से मिलना पड़ा, वहां के लोगों को तो आपने जैसे भी वो आपसे टूटे मिले आए आपसे, या बहुत ज्यादा प्रभावी हो गए थे आपकी पार्टी से, जैसा भी हुआ जो भी हुआ या जो आपने किया वो आपके साथ आए। यानी कि आपको ये मालूम था कि अगर बांग्ला जीतना है तो बंगाली को अपने साथ लेना पड़ेगा, और यही कोशिश थी। ये तो मैं दूसरी बात कह रहा था, आपके पुराने प्रश्न का उत्तर दे रहा था। हिंदुस्तान में जो ये व्यक्तिगत पार्टियां चल रही हैं, उन व्यक्तिगत पार्टियों के कारण दीदी ने बंगाल जीता, बंगाल में उनकी सरकार बन रही है, और उसके बावजूद आज की तारीख में भले कांग्रेस ने अपना वोट डाइवर्ट कर दिया हो, वामपंथियों ने अपना वोट डाइवर्ट कर दिया हो, अखिलेश जी बधाई दे रहे हो। देखिए, शशांक शर्मा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि दो पार्टियों ने अपने आप को स्वाहा करके, हाँ, और इसलिए कद बढ़ने की स्थिति जो है वो कद तो बढ़ेगा, पर उनको राष्ट्रीय नेता ये लोग मान लेंगे जो अपनी अपनी निजी दुकानें चला करके बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, शरद पवार जी का फोन आता है, अखिलेश यादव का फोन आता है, एम.के. स्टालिन का फोन जाता है, उसके बाद उनके पास महबूबा मुफ्ती का फोन जाता है, केजरीवाल का फोन जाता है। आपका वो पूरा विपक्ष जो लाइन से खड़ा हुआ नजर आता है, एक तरफ मोदी एक तरफ पूरा विपक्ष खड़ा नजर आता है। ऐसे में ममता जी को वो बधाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ये तो टक्कर है कि भाई किसी ने अगर मोदी की फौज को रोकी है तो वो ममता ही थी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये सारे जितने धराशायी मोहरे हैं ये सब उनको बधाई दे रहे हैं। आपको स्मरण होगा ये बंगाल में एक मंच में एक दूसरे का पकड़ करके मीडिया ने दिखाया है, ये बात सच है। और जहां देश का नेता मानने की बात है या कद की बात है, आप देखिएगा महीने भर के बाद न वामपंथी दीदी को मानेंगे, बीजेपी को रोकने के लिए सब एक है। ये सच है कि बीजेपी के विरुद्ध आल पार्टी वहां संगठित हुई और संगठित होकर के उनने अपना अस्तित्व भी गंवा करके और बीजेपी को रोकने का काम किया। पर इसके बावजूद आने वाले समय पे क्या शरद पवार ममता दीदी को अपना नेता मानेंगे? क्या करुणानिधि के स्टालिन ममता दीदी को अपना नेता मानेंगे? मुलायम सिंह जी का लड़का अखिलेश क्या ममता दीदी को अपना नेता मानेगी? लालू यादव जैसे नेता क्या ममता दीदी को अपना नेता मानेंगे? और इसलिए ये जो निजी पार्टियां चल रही हैं देश के लोकतंत्र में, जो एक दुर्भाग्य का खंड है, उस खंड के कारण दीदी चुनाव जीती, दीदी का कद बढ़ेगा। पर यह कद शशांक जी, क्या सुनार बांग्ला, मैं रुक रहा हूं सर आपको, सुनार बांग्ला और राष्ट्रवाद, जय श्री राम, ये तमाम सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बंगाल ने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि वहाँ का जो हिंदू है और वहाँ का जो मुस्लिम है, ऐसा लगता है कि वहाँ उनके बीच ये अल्पसंख्यक की, हिंदू मुस्लिम की ऐसी कोई भावना ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ध्रुवीकरण हो सकता था। विजय जी, ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो वोट परसेंटेज है उसमें कांग्रेस का वोट परसेंट कितना रहा है, वामपंथियों का कितना रहा है,
ओवैसी की पार्टी का कितना हुआ है, और वो जो ISF जो है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट है, जो पीरजादा का, उसको कितना मिला है, भाजपा को कितना मिला है, तृणमूल को कितना मिला है, ये तमाम जो वोट परसेंटेज है ना, उससे मुझे लगता है कि विश्लेषण करने में आसानी होगी कि वास्तव में वहां खेला हुआ क्या है। लेकिन राष्ट्रवाद और राज्यवाद की जो आप बात कर रहे थे, अभी जो राष्ट्रीय पार्टी के बारे में आप कहते थे कि राष्ट्रीय नेता बन गई है, देखिए जो नेता अपने देश के ही किसी प्रधानमंत्री को बाहरी कहे और बंगाली बनाम बाहरी और गुजराती बनाम बंगाली, अगर इस तरह की भावना के साथ वो चुनाव लड़े, तो मैं नहीं मानता कि कभी वो राष्ट्रीय उनका कोई कद हो सकता है। उनका जो है ना, केवल बंगाल तक ही सीमित रहेंगी। और दूसरी बात यह है कि समस्या हमारे देश में पिछले 6 वर्षों से ये हो गई है, जब से भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ है और कांग्रेस पार्टी का साथ साथ में नेतृत्वहीनता की स्थिति आती गई है, तो इसीलिए जब भी कोई नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई खड़ा होता है नेता, तो सबकी उम्मीद उनसे टिक जाती है। चाहे कभी नीतीश कुमार से टिक गई हो, कभी अरविंद केजरीवाल से टिक जाती है। अब मुझे लगता है कि ममता बनर्जी भी वो उम्मीद की एक किरण हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आता है तो सत्ता को एक दूसरे को देना नहीं चाहता, और अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि घूम फिर कर नेतृत्व उसके पास रहे, और इसीलिए ये गठबंधन जो होता है विपक्ष का, वो ढह जाता है। मुझे लगता है यही जो शंकर लाल जी कह रहे थे, बात अंततोगत्वा यही होने वाली है। जी। लेकिन एक सवाल आपसे यही है कि फिर मैं उसी मुद्दे पर आऊंगा, वहां का व्यक्ति, बंगाल का व्यक्ति या जो बंगाली बोलता है, बंगाली संस्कृति को जानता है, समझता है और सालों से वहाँ रह रहा है, क्या वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया? क्या वाकई बाहरी व्यक्ति का, और एक ट्रेंड सेट हो गया है, मैं पिछले कई सालों से ये चीज़ देख रहा हूँ और आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ज़रा आप भी मेरे ज्ञान में वृद्धि कीजिएगा इसमें, कि एक ट्रेंड सेट हो गया है कि राज्यों का जब चुनाव होता है तो पर्टिकुलर राज्य की बात कर ली जाती है और बाहरी पार्टियों को आने से रोका जाता है। कोशिश ये की जाती है कि वहाँ की अस्मिता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग, वहाँ की तमाम सारी बातें करके चुनाव लड़ा जाता है। अब उसमें कितना उनका भला हो पाता है ये नहीं पता, ये तो वहाँ की जनता ही बता पाएगी साफ तरीके से। लेकिन अब क्या जातिवाद का मुद्दा छोड़कर अब क्षेत्रवाद सबसे बड़ा हो चुका है? देखिए विजय जी, मैं मानता हूं कि आज जिस प्रकार से क्षेत्रीय दल उभरे हैं पिछले 15, 20, 25 वर्षों में, ये सब उसके दुष्परिणाम है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी बहुत ही क्षेत्रीय दृष्टि से सारी चीजों का मूल्यांकन करती है और उन्हीं मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ती है। हम बार बार कांग्रेस के कमजोर होने और कांग्रेस के पतन होने पर चिंतित क्यों हैं? क्योंकि आप लाख कहें कि आज जातिवाद या संप्रदायवाद की जगह पर क्षेत्रीयता के आधार पर चुनाव हो रहे हैं, तो यह क्या देश की एकता और अखंडता के लिए सही है? क्या संघवाद जो हमारे देश का है उसके विपरीत ये सारी भावनाएं नहीं चल रही हैं? जिस प्रकार हर राज्य में जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि बंगाल में जो हुआ है वो जातिवाद भी चला है, सांप्रदायिकवाद भी चला है, क्षेत्रवाद भी चला है, लेकिन जो पोलराइजेशन पहले कास्ट पोलराइजेशन होता था, वहां पे सेक्युलर जो रिलीजियस पोलराइजेशन होता था, मैं बंगाल में जो है ना एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन देख रहा हूं या पॉलिटिकल डिसपोलराइजेशन देख रहा हूं। ये पोलराइजेशन के विपरीत है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो किसी तरह से सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोके। तो मैंने कहा कि जब हम सबके वोट परसेंटेज को देखेंगे और पिछले साल के और लोकसभा के वोट परसेंटेज से उसका जब मूल्यांकन करेंगे कि किसी पार्टी का वोट बैंक जो मान लीजिए 22% था वाम दलों का या कांग्रेस पार्टी का, वो अगर एकाएक 9%, 8% में आ जाता है, तो या तो उसके नेतृत्व की अक्षमता है या तो एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत शिफ्टिंग ऑफ वोट्स है। तो ये मुझे लगता है कि 1-2 दिन बाद जब चुनाव आयोग से सारे जब डाटा हमको मिलेगा, तब इस विषय पर हम बहुत अच्छे से इसकी चर्चा कर सकते हैं। जी। लेकिन कोरोना काल में ये चुनाव और चुनाव के नतीजे, शशांक जी एक महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाह रहा था, हालांकि ये इस डिबेट से बहुत परे है लेकिन इस डिबेट का ही हिस्सा है, क्योंकि ये एक अदृश्य ऐसा हिस्सा है, क्योंकि पूरी देश की जनता कोरोना की इस प्रकोप को झेल रही है। कई लोग मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। हम जब डिबेट कर रहे हैं तो पूरे देश में अलग अलग जगह से हमें खबरें मिलती हैं और कई ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ चंद सांसें ही गिन रहे होंगे। जब वो इस तरह की डिबेट्स देखते हैं
जब वो इस तरह के इलेक्शन पोल को देखते हैं, एग्जिट पोल को देखते हैं, तो उनकी समझ में आता है कि हम किन्हें वोट देकर आ गए, हमने क्या चुन लिया या हमें क्या चाहिए था। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में जो संविधान सम्मत प्रक्रिया है, आप उसके परे तो जा नहीं सकते। अगर हमने जब चुनाव की घोषणा की और उस समय कोरोना का संक्रमण इतना ज्यादा फैला नहीं था, उस दृष्टि से सारी व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए, आखिरी चरण के चुनाव में भी बंगाल में जब मैं एक शशांक जी बहुत मजबूत सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या आने वाले समय में जिन लोगों को इस समय कोरोना से वो जूझ रहे हैं, या जो लोग ये देख रहे हैं, या सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेक हो या दूसरी तरह से हो, क्योंकि एक माइंडसेट तो बनता है, अभी फिलहाल आपको लग रहा है कि इस चुनाव का जो असर है बाकी राज्यों पर नहीं पड़ेगा, या कोरोना काल में जो रिजल्ट आए हैं और जिस तरह से रैलियां हुई हैं, इसके बारे में जनता कुछ नहीं सोचेगी? सिर्फ इतना सा पूछना चाह रहा हूं। नहीं, निश्चित रूप से जनता सोच रही है। मैं आपको बहुत दूर की बात नहीं कहता, जिन युवाओं के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ पिछले 10-15 दिनों में, और मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की कोई रैली हो रही हो या ममता बनर्जी की कोई रैली हो रही है, तो उस पर टिप्पणी की कि यह कोरोना फैल रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जनता जुटी, रैलियों में भी जुटी और मतदान करने भी निकली। साथ में विजय जी, इसके साथ साथ इस बात का भी हमको विश्लेषण करना पड़ेगा कि जो वहां पर कोरोना संक्रमण की दर है, जिन राज्यों में चुनाव हुए और जिन राज्यों में चुनाव नहीं हुए, वहां पर जो कोरोना संक्रमण की दर है, उनका भी मूल्यांकन करना पड़ेगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, दिल्ली हो या छत्तीसगढ़ हो। उसके बनिस्बत अगर आप देखेंगे तो कल केवल 17,000 केसेस मिले हमको बंगाल से, और 16,000 केसेस लगभग हमको छत्तीसगढ़ से मिलते हैं, और दोनों की आबादी में 4 गुना का अंतर है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि कई बार जनता भी अपनी समझदारी दिखाते हुए रैलियों में और मतदान करने मुझे लगता है कि आने वाले समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से वहाँ लोग बाहर निकले, ढोल नगाड़े के साथ नजर आ रहे थे, एक दूसरे को अपने हाथ से बिना मास्क, सैनिटाइजर और साथ ही साथ हैंड ग्लव्स के अलावा वो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। और ये बंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, कई जगह से तस्वीरें आई, जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं जो तस्वीरें भेजती होंगी, आप भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उन तस्वीरों को भी स्पष्ट तरीके से आपने देखा होगा। अब ये ईश्वर से ही कामना है कि वो थमे, क्योंकि खुद ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि आप जीत का जश्न मनाएंगे, ज़रा कोरोना ख़त्म होने दीजिए। विजय जी, जो होना था सो तो हो गया, रैलियां भी हो गई, मतदान भी हो गए, आज मिठाई भी बढ़ गई। हम तो ईश्वर से मनाएं कि इसका कोई दुष्प्रभाव कोरोना संक्रमण का हमारे देश में किसी भी व्यक्ति पर सवाल ये, इसके अलावा चारा नहीं है सर, इसके अलावा अब कोई दूसरा चारा नहीं है। राजनीतिक पार्टियों ने शायद कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। सुंदरानी जी, आपका रिएक्शन? नहीं, निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया है, और कहीं न कहीं बंगाल को लेकर जिस प्रकार से ऐसा माना जा रहा है कि पूरे देश में कोई ममता बनर्जी नेतृत्व करेगी, वो बंगाल से बाहर भी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि जिस आधार पर उसने चुनाव लड़ा, बाहरी की बात की, मोदी जी को बाहरी का, अमित शाह जी को बाहरी का, तो ऐसे ममता बनर्जी को पूरा देश स्वीकार कर लेगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। और बंगाल की बात अलग थी और पूरे देश की स्थिति अलग है, और ना ही महत्वाकांक्षा की दौड़ में कोई राष्ट्रीय स्तर के बाकी नेता ममता जी को नेतृत्व स्वीकार करेंगे, कहीं संभव नहीं है। निश्चित रूप से मोदी जी के साथ देश खड़ा था, खड़ा रहेगा। चलिए, और कोरोना पेशेंट के साथ खड़ा रहेगा कि नहीं? क्योंकि अब जो आपके 80-84 लोग जो जीत रहे हैं, जो मैं रुझान देख रहा हूँ, ये जो लोग जीत कर आ रहे हैं, क्या इन तक कोई सूचना पहुँचेगी? क्या पार्टी कहेगी क्या पहले अपने क्षेत्र में जाइए, बाद में आप लेते रहिएगा अपनी शपथ वपथ, वो सब बाद में होता रहेगा, जनता के बीच पहुँचिए और कोरोना के खिलाफ लड़िए? जिन्होंने आपको अगर मैंडेट दे दिया, कम से कम उनकी फिक्र कर लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, नड्डा जी हों, वो लगातार पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं को यही मैसेज दे रहे हैं कि जनप्रतिनिधि लगातार जनता के बीच रहकर कोरोना महामारी से उनको निजात दिलाने देखने के लिए कि जहां हमने रैलियां की वहां बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। अब कोई गृह मंत्री जी पहुंचेंगे क्या वहां? अब कोई दूसरे प्रदेश का मंत्री पहुंचेगा क्या? कोई सीएम पहुंचेगा क्या कि हमारे यहाँ से ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो हम पहुंचा देते हैं? हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि
क्योंकि जहां से आप कह रहे हैं कि हम 3 से 84 हुए हैं या 80 हुए हैं, तो जिन्होंने आपको बढ़ाया है अब उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा दीजिए। बिल्कुल बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। बंगाल भी हमारा है, पूरा देश हमारा है। क्लास रिएक्शन शंकरलाल तिवारी जी आपका। पूरी पार्टी नड्डा जी के नेतृत्व में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि पूरे देश के कोरोना के मामले में प्रधानमंत्री जी लड़ाई लड़ रहे हैं और बंगाल में भी ये जो हमें कार्यकर्ता मिल गए हैं, एक सेकंड, बंगाल में भी जो हमें ये 80-85 जो भी संख्या है, ये जो जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता हमें मिले हैं और पार्टी को जो वहां पर एक पांव जमाने का अवसर मिला है, उस अवसर का पूरा लाभ कोरोना काल में आम आवाम को मिले, उनकी चिंता हो, यह काम भारतीय जनता पार्टी अपने स्वभावजन्य ढंग से करेगी ही। और अभी भी मैंने पूरे देश में, जैसा कि अभी बताया सुंदरानी जी ने, कर रही है। और चुनाव जीतना हमारे लिए लक्ष्य नहीं है, सेवा और विकास हमारे लिए लक्ष्य है। आपको एक छोटी सी बात कहूंगा, मैं बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूं। आपको याद होगा 2008 का अखिलेश का चुनाव, 2007 या 8 का अखिलेश बम्पर मेजॉरिटी से चुनाव जीते थे, पर उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुआ तो उनका पता नहीं लगा। बंगाल में भी मैं वही कह रहा हूं शंकरलाल तिवारी जी, इस कोरोना काल में जिन जिन ने चुनाव जीते, रैलियां की, लोगों के पास पहुंचे, आने वाले चुनाव में उनका पता लगेगा क्या, इसका पता लगाने के लिए लगातार हम पता लगाते हैं और आप तक खबरें पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।